हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को वेटलैंड्स वाले चैप्टर की फ्रॉम द बुक ऑफ पीएमएफआईएएस। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एस्चुरीन वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बेसिक लेवल के यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। लोगों को ये लगेगा कि ये चीज़ ज्योग्राफी पढ़कर क्लियर हो सकती है, लेकिन ज्योग्राफी की हमारी बुक्स में इतनी डिटेल एस्चुरीज के बारे में नहीं होती है। वो फोकस ज़रूर करता है लिथोस्फीयर वगैरह पे एंड हाइड्रोस्फीयर के टॉपिक पे, यानी कि लैंड इकोसिस्टम एंड वाटर इकोसिस्टम, लेकिन ज्योग्राफी इतनी डिटेल में सिर्फ एस्चुरीज को ही टारगेट करे, इतना टाइम इतना एफर्ट ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में होता नहीं है। तो यहाँ पर आप नदियों के बारे में, पहाड़, हिल्स, प्लेट्यूज, जो भी होता है, डेल्टा, आइलैंड्स, हम लोग जो ज्योग्राफी में हज़ार तरीके के कंसेप्ट पढ़ते हैं, इतना डिटेल में आप उसमें से एक कंसेप्ट एस्चुरीज के बारे में आज जानने वाले हो। और वो इसलिए जानने वाले हो क्योंकि ये हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर वेटलैंड का टॉपिक है एंड एस्चुरीज अपने आप में वेटलैंड होते हैं। ठीक है, नंबर वन क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, आप इसको थंब रूल के साथ लिख लेना कहीं पर भी, कि जो एस्चुरीज होते हैं दे आर वेटलैंड। हालांकि अभी आप कहोगे हाँ ये तो हमें पता ही है, हम वेटलैंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में जो भी डिस्कस होगा वो वेटलैंड का पार्ट ही है। अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन इस छोटे से बात को, इस छोटे से कंसेप्ट को आप भूल सकते हो आज से कुछ महीनों बाद कि एस्चुरीज क्या वेटलैंड होते हैं क्या। जी हाँ, एंड ये चीज़ आपको पता लग जाएगी जब अभी हम इसके बारे में पूरी की पूरी महाभारत पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी बात तो ये नेचर जानते हैं कि एस्चुरी का मतलब क्या होता है। एस्चुरी का मतलब कुछ नहीं होता, अभी हम इसका अंग्रेजी अनुवाद जान लेते हैं। आप सबसे बड़ी बात तो ऐसा समझ जाओ, ये नदी है, ये नदी है, नदी चल रही है चल रही है चल रही है। अब आ गया कंट्री का या किसी एक रीजन का कोस्ट लाइन, ये आ गई कोस्ट लाइन। नदी बहती जा रही है बहती जा रही है। अब उसका टाइम आ चुका है, जैसे ही वो कोस्ट लाइन के पास पहुंची है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, सबसे पहले कोस्ट लाइन के बाद क्या आता है, ओशन के सी। इसको क्या बोलूंगा मैं, ये है सी। जैसे ही नदी यहां पर ये जो चलती जा रही थी कोस्ट लाइन को क्रॉस करेगी या कोस्ट लाइन तक पहुंचेगी, ये सी में, बट ऑब्वियस ही बात है ये सी में मर्ज होगी। जब ये सी में मर्ज हो रही है, नदी जो चलकर यहां से आ रही थी, इसका अस्तित्व सिर्फ यही था, ए पॉइंट से इसने शुरुआत करी, जेड पॉइंट तक जब तक ये पहुंची, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ए पॉइंट से इसने भी जर्नी स्टार्ट करी, जब तक ये जेड तक पहुंची, ये ब्राउन जो है ये लक्ष्मण रेखा, ये कोस्ट लाइन है। क्या मैं कह सकता हूं नदी तो जब सी में मिक्स हो गई तो उसकी पहचान सी वाली हो गई, लेकिन जेड पॉइंट तक ठकुराइन, क्या मैं ये कह सकता हूं वो नदी ही थी इस पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक? बताओ श्रेया, है ना। लेकिन जेड पॉइंट के बाद जैसे ही नदी सी में मिक्स हो गई, ये उसका बन जाता है रिवर का माउथ, एंड रिवर माउथ इज द एंड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन फॉर अ रिवर। क्यों? नदी जब नदी का पानी कैसा होता है जनरली, नदी का रूल क्या होता है, कोई भी जो नदी आ रही है, ज्यादातर रिवर्स का पानी कैसा होता है, फ्रेश कि सॉल्ट? फ्रेश वाटर ना, नॉट सॉल्ट वाटर, सॉल्ट ही नहीं होता है ना ज्यादातर। लेकिन जब सी में मर्ज हो जाएगी इस पॉइंट के जेड को क्रॉस करने के बाद, अस्तित्व कैसा हो जाएगा, फ्रेश वाटर से सारा का सारा पानी सॉल्ट ही बन गया। तो यानी कि नदी ने तो अपनी पहचान खो दी ना। तो एस्चुरी बस यही जो जेड पॉइंट है ना, यही होता है। पहले मुझे बताओ डायग्राम से समझ में आया कि जो एस्चुरी होता है वो क्या होता है? ठीक है,
एस्चुरी एक ऐसी जगह होती है, और ये जगह हमने ऊपर अपने डायग्राम में बनाई है, जेड पॉइंट को ऊपर देखते रहना, जहां पर एक नदी या कोई भी रिवर स्ट्रीम जो है वो समुद्र में जस्ट मिक्स ही होने वाली होती है। इट ओपन्स इनटू द सी, मर्ज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड ये जो पॉइंट है, ये एक ऐसा संगम का पॉइंट है नदी और इतने बड़े समुद्र के बीच में, दैट इट इज कॉल्ड एज रिवर माउथ या माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है। इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में काफ़ी बार इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप लोग देख लो। ये डायग्राम को हम लोग बार बार लेकर चल रहे हैं ना तब से। ये नदी यहाँ से आ रही है, ठकुराइन देखना, नदी यहाँ से, और थोड़ा सा जूम करता हूँ, नदी यहाँ से चली आ रही है। अभी भी ये लैंड ही है पूरा का पूरा, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, मेरा माउस देखो। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते ये तो हो गई कोस्ट लाइन, हुई ना प्रधान्य कोस्ट लाइन। अब धरती खत्म, या वो रीजन खत्म, या वो कंट्री खत्म, कॉन्टिनेंट खत्म। ये है सी। ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं नदी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जहां जहां इसका संगम सी के साथ हो रहा है, आप इन सबको क्या बोलोगे? अब यहां से तो नदी थी इतना, लेकिन ये जो संगम वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलोगे? रिवर माउथ, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं? एस्चुरी। नाउ इट इज अ पार्शली एनक्लोज कोस्टल एरिया होता है। ये कोस्टल एरिया है ना, जहां कंट्री की बॉर्डर लाइन आ गई वो कोस्ट बन गया। पार्शली एनक्लोज्ड ही है, ये देखो, टोटल तरीके से एकदम से तो नहीं फैल गया ना जाते जाते, क्योंकि कोस्ट लाइन भी मुड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हो यहां से मुड़ते हुए आ रही है, इधर से मुड़ते हुए यहां तक जा रही है, तो पार्शली एनक्लोज्ड हिस्सा ये किस चीज का? ब्रैकिश वाटर का। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैकिश वाटर? पार्शली एनक्लोज का मतलब काफी हद तक ये कोस्टल एरिया का ही एक हिस्सा होता है, हमेशा ही होता है। वैसे तो इनको पार्शली नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन वो राइटर यहाँ पर बोलने की बात ये कर रहा है कि पार्शली एनक्लोज्ड है ये हिस्सा, एकदम से फैला हुआ नहीं है। इसका मैं दूसरी फोटो दिखा के इस चीज़ को जस्टिफाई करता हूँ आपको। ये वाली फोटो से नहीं समझ में आएगा, आप यहाँ पर देख लो। हाँ, अब एक तरीके से देखो, नदी यहाँ से आ रही थी, ये आगे चलकर सी में मिक्स होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो इसने पूरे के पूरी ये चीज़ जो एस्चुरीज जो फॉर्म कर रखी है, ये पार्शली एनक्लोज्ड एरिया नहीं बन गया? बताना ज़रा। ये पीछे जो नदी की डायरेक्शन है उससे तो काफ़ी अलग ही दिख रहा है। ये जो ग्रीनरी है, पीछे जो हिल है, माउंटेन्स हैं, उनसे तो काफ़ी अलग ही दिख रहा है ना हिस्सा। बन गया ना पार्शली एनक्लोज हिस्सा के इसी एरिया के अंदर ये सारी प्रक्रिया होगी। बताओ, हो गया? एनक्लोज हो गया एरिया, हो गया ना? एंड यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर में कोई नदी तो दिख नहीं रही है मुझे, तो शायद यहाँ पर सिर्फ सेडिमेंट्स ही दिख रहे हैं, ब्राउनिश कलर का पानी दिख रहा है, यानी कि काइंड ऑफ मर्ज तो होने ही वाला है सी के अंदर, है ना? सॉल्ट वाटर बन गया ये। अब सॉल्ट वाटर जब बन गया है, इसलिए इसको कहा जा रहा है ब्रैकिश वाटर। ठकुराइन, ब्रैकिश का मतलब ये होता है स्लाइटली सॉल्टी या सॉल्टी, जिसके अंदर सैलिनिटी हो। अच्छा, जो एस्चुरीज होती हैं, ये देखा गया है दुनिया भर में कि उनकी जो सैलिनिटी होती है, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम 35 पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम लोग सॉल्ट कंटेंट को चेक कर रहे हैं, एंड हमने अगर 1000 ड्रॉप्स निकाली इस एस्चुरी से, उसके अंदर 0 टू 35 की वेरिएशन हमें देखने की मिलेगी, मैक्सिमम 35, कि पर 1000 पार्ट्स उसमें से 35 पार्ट आपको सॉल्टी कंटेंट के मिलेंगे। नमक कम से कम मिलाओ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी को खारा करने की क्षमता रखता है ना नमक।
2 लीटर की जो बॉटल है पानी की आपकी मान लो, उसके अंदर आप सिर्फ 2 चम्मच नमक पूरा भर के डाल दो, पूरे के पूरे पानी को सॉल्टी कर देगा ना। बस यही चीज़ है। क्योंकि मैंने ये वाली चीज़ इसलिए बताई, कहीं को आप कल को आप ये सोचो कि 1000 तो कितना बड़ा नंबर है, एंड ये 35 ही तो है। नमक की क्षमता ज़्यादा होती है खारा बनाने की, कम से कम पार्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी के कंटेंट को खारा करने की क्षमता रखता है नमक। अब यहाँ पर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नदियाँ या स्ट्रीम जो होती हैं इसके अंदर फ्लो करती हैं, एंड ये लोग ओपन सी में जाकर फिर मर्ज हो जाती हैं विद अ फ्री कनेक्शन। फ्री कनेक्शन मतलब ये है ज़बरदस्ती का किसी का ना यहाँ पर कोई फोर्स है। मैं फ्री कनेक्शन का पहले मतलब ही बता दूँ ज़रा। ये लाइन ना ऐसी कैजुअल नहीं लिखी हुई है, इसका एक मतलब है। फ्री कनेक्शन का यहाँ पर ये मतलब है देयर इज नो ओशन या रिवर करंट विच इज पुशिंग दिस, या जो उसको सी में मिक्स करने के लिए मजबूर बना रहा है। ये इसका बाय डिफॉल्ट कुदरती नेचर है, ये फ्रीली कनेक्ट होगी ही होगी। इसका जो अंत है वो समुद्र में जाकर ही है। कहते हैं ना नदी पहाड़ों से निकलती है एंड एक दिन समुद्र में जाकर मिल जाती है और वही उसका अंत होता है। ये बाय डिफॉल्ट बाय कुदरती नेचर ऐसा करेगी ही करेगी नदी। एंड यहां पर ये क्यों लिखा हुआ था, एक या फिर एक से ज्यादा रिवर? ये तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि नदी कभी भी जैसे एंड तक आएगी तो वो डिवाइड तो हो जाती है। अभी मैं आपको ना डेल्टा के बारे में पढ़ाऊंगा, आएगा। डेल्टा भी एस्चुरी ही होता है एक तरीके से। वहाँ पर एलुवियल फैन डिपॉजिट्स होते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, एलुवियल फैन वगैरह भी सब समझ में आ जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन टू योर नर्व्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा नदियाँ बोल रहे हैं ना, वो हमें प्रूफ कर लेते हैं ज़रा इस बात को। ये एक सीधी लेयर दिख रही है आपको किसी भी नदी की, बताओ। यहाँ तक तो देखो बिल्कुल सीधी दिख रही है। यहाँ देखो ठकुराइन बिल्कुल सीधी आ रही है यहाँ से, अगर ध्यान से देखो अगर इसको तो एक ही लेयर आ रही है प्रधन्या। लेकिन यहाँ कर बहुत सारी डिवाइड नहीं हो गई। नीचे देख लो, माउस देखना मेरा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकती है अगर हम और छोटा छोटा करके इसको देखें तो। ये जो एक सिंगल लेयर चली आ रही थी मल्टीपल नदियों के अंदर डिवाइड होगी कि नहीं होगी बताओ। और ये एक एरियल व्यू है, ये कितना बड़ा एरियल व्यू है श्रेय, इमेजिन कर सकते हो कि जंगल भी हमें कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, है ना। यहां अगर श्रेय खड़े हुए तो बह जाओगे। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ रिवर्स के अंदर डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। एक लेयर ये, एक ये, कुछ यहां से जा रही है, कुछ यहां से जा रही है। 4 तो मुझे यही दिख रही है, 1 2 3 एंड ये 4। अल्टीमेटली देखना, ये देखो 1 2 3, ये यहां से होते हुए घूमते हुए 4। सबको चारों को साथ लेकर जा रहा हूं। आगे क्या दिख रहा है, ये हिस्सा सी का हिस्सा है। ये अभी तक क्या कैरी कर रही होंगी अपने साथ, फ्रेश वाटर। हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है। 95% केसेस में ऐसा ही होता है। रिवर का पानी फ्रेश वाटर पानी होता है, सी का पानी सॉल्टी पानी है, ब्रैकिश वाटर है। यहां इनका संगम है, यहां इनका संगम है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 और मोर रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू इट। सी के अंदर ये मर्ज होती है और फ्री कनेक्शन इनका हो रहा है। यहां पर कोई चीज इनको फोर्स कर रही है। पानी शांत दिख रहा है ना आपको, कोई लहरों वाला पानी दिख रहा है, कोई यहां पर सुनामी साइक्लोन टाइड्स दिख रही है आपको यहां पर, नहीं ना। बाय डिफॉल्ट कुदरती नेचर से ये जाई उस तरफ रहा है ना, चारों की चारों नदियां, कि इनका यहां पर संगम हो जाए सी के साथ। एंड जिस टाइम पर इनका संगम होगा, ये जो डिवाइड हो रही है ये एस्चुरीज है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा क्लियर एस्चुरीज का है, वहां पर हमें प्रॉपर सेडिमेंटेशन वाला दिख रहा था, जैसा कि ये। अब यहां देखो, यहां मुझे एक ही रिवर दिख रही है जो कि सी में जाकर मर्ज हो रही है। डेफिनेशन पर आओ, वो ये कह रहा है, थंब रूल नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा रिवर होंगी, एक भी हो सकती है।
एक तो होगी होगी, लेकिन जनरली एक से ज़्यादा होती है क्योंकि वो ब्रांच आउट हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। अभी ये मैं ये भी पढ़ाऊंगा अभी आपको 5 मिनट में कि क्यों ब्रांच आउट हो जाती है, क्यों डिवाइड हो जाती है। लेकिन इस वाले डायग्राम के अंदर मुझे कितनी कितनी नदियां दिख रही हैं जो कि सी में जाकर मर्ज हो रही हैं? एक ही दिख रही है। एंड ये जो हिस्सा होगा इसको मैं क्या कहूंगा, ये वाला पूरा का पूरा, ये जो जिसने कलर बदल लिया और एनक्लोज लैंड बन गया पूरा का पूरा, ये ब्राउन वाला मिट्टी वाला एस्चुरी, बस। एंड ये वाला पॉइंट क्या है कि जहां पर जब ये सी की किस हो रही है और रिवर की किस हो रही है, रिवर माउथ, माउथ से तो किस करते हैं ना, ये रिवर माउथ है। उसके बाद एट द एस्चुरीज क्या होता है, दो चीज़ों का हमें संगम देखने को मिलता है। ये मैं अभी आपको देखो डायग्राम बताते बताते काफ़ी बार बक चुका हूँ ये वाली चीज़ में। अब देखो ध्यान से, फ्रेश वाटर जो नदी अपने साथ लेकर आ रही होगी ना, वो अपने साथ फर्टाइल सिल्ट लेकर आएगी। फर्टाइल सिल्ट, क्या मतलब होता है सिल्ट का? सिल्ट का मतलब ये होता है रनिंग वाटर किसी एक जगह पर डिपॉजिट होगा ना, जब वो ये सिल्ट बनेगा, मतलब ये जो सिल्ट होता है बनेगा क्या, इसका मतलब ये होता है सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट किससे बने होते हैं? फाइन क्ले, सैंड, एंड अदर मटेरियल्स या अदर मिनरल्स। तभी हम कभी कभार कहते हैं ना जैद सेडिमेंट्स को मिनरल डिपॉजिट्स। अब ये तीनों चीज़ों के अंदर क्या होता है जर्नली, जब एक नदी लेकर अपने साथ आ रही होती है सिल्ट को, नदी, और नदी ही लेकर आती है जनरली, नदी सिल्ट को लेकर आ रही है, यानी कि सेडिमेंट्स को लेकर आ रही है, एक ही बात है। सेडिमेंट के अंदर मैंने आपको उसको अनफोल्ड करके दिखाया कि ये चीज़ें होती हैं फाइन क्ले, सैंड एंड अदर मिनरल्स। ये सेडिमेंट होता है न्यूट्रिशियस, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इससे होगा क्या, ये रीजन किस लिए यूज होगा बताओ? एक तो ऐसा हिस्सा हमेशा बन जाएगा फ्लैटलैंड। फ्लैटलैंड को हम लोग ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? प्लेन्स। एंड प्लेन्स आर गुड फॉर, लास्ट पॉइंट बता दो, फॉर एग्रीकल्चर। एंड यहां का एग्रीकल्चर, मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, मुझे जस्टिफाई करना मैंने ऐसा क्यों बोला। यहां का एग्रीकल्चर एज कंपेयर टू किसी भी अन्य प्रकार के एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रोथ लेगा, ज्यादा सक्सेसफुल होगा। बताओ क्यों? लगातार क्यों? अरे हाँ सर नहीं, बताओ क्यों? कह रहा हाँ सर। सेडिमेंट डिपॉजिट एक बार नहीं, लगातार होते रहेंगे, लगातार। नदी आ रही है, जितने बार आ रही है सेडिमेंट डिपॉजिट। हाँ, सॉइल एनरिच होता रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा सॉइल को। मतलब ये ऐसा प्यार है प्रधान, ये कभी खत्म नहीं होना। और ये ना ना प्यार देने वाला थक रहा है, ना लेने वाला थक रहा है। और ये रिलेशनशिप की पहचान है। एग्रीकल्चर फूलेगा, पनपेगा, ग्रोथ लेगा, सक्सेसफुल बनेगा, और इतना सक्सेसफुल बनेगा कि जितना कोई और एग्रीकल्चर नहीं बन सकता। क्यों? फ्रेश डिपॉजिट ऑफ प्यार, फ्रेश डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट्स एवरी टाइम रिवर रीचेज द डोर स्टेप। तो एस्चुरीज में क्या होता है? फ्रेश वाटर विच आर कैरिंग फर्टाइल सिल्ट, ठीक है, एंड रन ऑफ। ये दोनों जोग्राफिकल टर्म है। सिल्ट तो मैंने आपको बता दिया है, सेडिमेंटेशन आप जानते भी होगे वैसे भी। रन ऑफ का मतलब मैं एक बार ही बता देता हूँ, बच्चों को पता नहीं होता है, ज्योग्राफी का वर्ड है ये, पता नहीं होता है कि रन ऑफ का मतलब क्या होता है। रन ऑफ का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब एक पानी बह रहा है ना कहीं से भी, मतलब नदी, बेसिकली पानी नहीं बोलना चाहिए मुझे, नदी, जब भी एक नदी कहीं से निकल रही है, रिवर स्ट्रीम निकल रही है, ठीक है, पानी तो कैरी हो ही रहा है उसके साथ। पानी के साथ साथ जिस भी, ध्यान से देखना,
जिस भी लैंड रीजन से, यहाँ पर कोई ज़मीन होगी, यहाँ पर कोई ज़मीन होगी, जिस भी लैंड रीजन से वो जा रहा है पानी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं इस पानी को थोड़ा सा ऐसा बना दूँ, एक इसकी लेयर बना देता हूँ, कुल मिलाकर ऐसी, ये पानी आगे जा रहा है, एंड इस पानी के अंदर जिस जिस रीजन से ये निकला, तो इसने ये ज़मीन से होते हुए निकला, सॉइल से होते हुए निकला, बेड रॉक से होते हुए निकला, इस पानी के अंदर ये सब मिनरल डिपॉजिट्स या जिसको हम सेडिमेंट कह रहे हैं, ये भी इसके साथ कैरी हो रहे हैं। बताओ, हो रहे हैं ना? इस प्रोसेस को कहते हैं रन ऑफ। पानी बहता हुआ, नदियों का पानी, रिवर स्ट्रीम का पानी बहता हुआ जब अपने साथ बल्क में पानी प्लस दूसरे सब्सटेंसेस लाइक सेडिमेंट्स कैरी करे, उस प्रोसेस को कहते हैं रन ऑफ। जहां पर ये जाके ठहरता है, एक ठहराव बनाता है, इसी रन ऑफ का जो नेचर है अंदर, क्योंकि इसके जो ब्राउन पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सिल्ट है, यही प्रोसेस जाकर बन जाता है ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्टाइल सिल्ट पहले क्रिएट होगा या रन ऑफ की प्रक्रिया पहले क्रिएट होगी, बताओ? रन ऑफ, क्योंकि रन ऑफ से ही तो वो बनना, पहले पानी आएगा, वो सेडिमेंट्स इकट्ठे करेगा, तभी तो जाके एक जगह पर डिपॉजिट करेगा। एंड फर्टाइल सिल्ट किस जगह पर डिपॉजिट होगा, कब डिपॉजिट होगा, कौन सी जगह पर? प्लेन्स तो ठीक है, प्लेन्स तो बन जाएंगे, मतलब उसका तो नाम बन जाएगा प्लेन्स। अभी क्या बताया था शर्म, मैंने किसी का आंसर करते हैं माउथ से। माउथ तो माउथ मत बोलो, गंदी बातें मत करो, बोलो रिवर माउथ, ठीक है? तो एट द एस्चुरीज फ्रेश वाटर कैरिंग फर्टाइल सिल्ट एंड रन ऑफ। अब ये सब प्रक्रिया कहाँ होती है? अगर जनरली जो ये नदियां हैं, या तो ग्लेशियर से पिघल पिघल के निकल रही हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं, या सीजनल रिवर्स है, बारिश हो रही है, पहाड़ों से खिसकती खिसकती नीचे आ रही है, यही तो प्रक्रिया है ना श्रेया हमारे पास। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस लैंड से हो रहा है। नदी जैसी लैंड से, मतलब माउंटेन से या कहीं से भी पहाड़ों से बर्थ लेती हैं, प्रदन्या किसकी तरफ भगती हैं वो? किस करने, कहां पर भगना है? सी के पास, सी के पास। और लैंड का ये जो दो एलिमेंट है, रन ऑफ एंड फर्टाइल सिल्ट, ये जाके मिक्स हो जाएंगे सी वाटर के सॉल्टीनेस के साथ। कहते हैं ना, पार्टनर को हमेशा सेम नहीं होना चाहिए, एक या तो डोमिनेटिंग हो, एक सप्रेसिंग हो, एक खारा हो, दूसरा मीठा हो, है ना? चलते रहना चाहिए। तो देखो, ये फ्रेश वाटर जो है ये सॉल्टी वाटर के साथ मिक्स होने जा रहा है, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में कलीशन बंदी चाहिए, खारी बंदी चाहिए, ठीक है? एंड जाते ही सबसे पहले इनकी किस होती है। एंड ये जो पॉइंट होगा ना, किस वाला पॉइंट, में बार बार किस को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगे, किसिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इवेंट होगा ना, जहां पर कैमरा थम जाएगा एंड लारा गाना बजेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना बनाएगा। अभी अभी देखेंगे हम उसको थोड़ी देर में, अभी होने दो उनकी किस, छोड़ते हैं अब इनको, किस करते हो, आगे बढ़ते हैं। जो एस्चुरीज होती हैं, जो ये मतलब फ्रेश वाटर गया, सी वाटर में मिक्स हो गया, और अभी ऊपर इनकी किसी चल रही है, हमने इनको टाइम दे दिया है, ये एक ट्रांजिशन जोन बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोटोन। ट्रांजिशन जोन को वैसे भी इकोटोन ही कहते हैं शरिया, है ना, हमेशा। किसके बीच में? नदी यानी कि रिवर एनवायरमेंट, एंड सी वाटर, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर, खारा पानी, जिसको अल्टीमेटली हम लोग जाकर बोलते हैं मैरीटाइम, मैरीटाइम एनवायरमेंट के बीच में। यानी कि जब ये लोग ऊपर प्रतन्या रोमांस कर रहे हैं, अब घर वालों को भी मिलवाएंगे ना अपने, ये हैं फ्रेश वाटर वाले एंड ये हैं सॉल्टी वाटर वाले। ये जो मैरीटाइम वर्ड है ना ठकुराइन, मैंने इन लोगों को बताया था, आप भी सुन लो। मैरीटाइम वर्ड हम लोग इकोनॉमिक्स में ऐसे यूज कर देते हैं श्रेया, मैरीटाइम ट्रेड के लिए, है ना, समुद्री व्यापार। लेकिन मैरीटाइम वर्ड
हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, बोल तो सही रहे होते हैं मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार, लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। रिवर ट्रेड जनरली हम लोग इसलिए वर्ड यूज़ नहीं करते, जनरली वो हमारे देश में नहीं होता, इनलैंड ट्रेड बहुत कम होता है, ठीक है। रिवर का पानी जनरली कैसा होता है? फ्रेश वाटर। मैरीटाइम यानी कि सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी वाटर। एंड एस्चुरीज बेसिकली इन्हीं का तो ट्रांजिशन जोन होता है। देखो ना, ये यहां से चला रहा है फ्रेश वाटर लैंड से, उधर है खारा पानी, ये वाला पॉइंट है किसिंग स्पॉट। ये जो इंपॉर्टेंट ब्राउन ब्राउन कलर का जो पूरा का पूरा हिस्सा बना है, यही तो है एस्चुरी। बताओ, यहां देखो, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, यही तो है एस्चुरीज। ये जो किसिंग स्पॉट्स हैं इतने सारे। डन। अब एस्चुरीज के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? हाँ, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज फाउंड और लिविंग नियर द सी रिलेटिंग टू कोस्टल और सी साइड। मैरीटाइम का मतलब हमेशा याद रखना, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सी और सी साइड, कोस्टल एरिया बेसिकली। हाँ, एग्जाम्पल क्या है एस्चुरीज के? एक है रिवर माउथ, ये तो आप जान ही गए हो। रिवर माउथ वो जगह है जहां पर रिवर मर्ज हो रही है किसके साथ? सी के साथ। उसके बाद कोस्टल बे, कोस्टल बे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रियंका चोपड़ा की भी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी बे वॉच, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल बात कर दी मैंने, देसी बात पे उतर आता हूं मैं आप लोगों के लिए। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जिसको हम बचपन से बोलते हुए आए हैं। आज आपको बे का मतलब पता लग जाएगा कि हम बंगाल के उस पानी को बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, जबकि मुंबई की, महाराष्ट्र की साइड ये वाला जो पानी है, तो इसको हम लोग बे ऑफ अरेबियन क्यों नहीं बोलते हैं? इसको हम लोग सिर्फ अरेबियन सी क्यों बोलते हैं? अगर वो बे ऑफ बंगाल है तो ये बे ऑफ मुंबई बोल देते हैं हम इसको, या बे ऑफ अरेबियन सी बोल देते, कुछ भी बोल देते ऐसा। लेकिन दोनों जगह बे नाम क्यों नहीं है? बे नाम उधर ही क्यों है? हम लोग जो बोलते हैं ना बे ऑफ बंगाल, आज आपको ये वाली बात मैं क्लियर करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो पानी का नाम नहीं है उधर का, अरेबियन सी पानी का नाम है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो हमारा पानी है अरेबियन सी, वो पानी का नाम है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो, जिसको हम लोग बचपन से बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, वो पानी का नाम नहीं है, वो उसकी पहचान है जोग्राफिकली, एनवायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली। लेकिन 99% केसेस में जोग्राफिकली उसका नाम है, उसकी पहचान है, पानी का नाम नहीं है, वो उस एरिया की पहचान है। अब उसके साथ तीन चीजें हो सकती थी, या तो वो सी होता, चार हो सकती थी चीजें, या तो वो सी होता सिर्फ, या तो वो नीचे की तरह दक्षिण भारत की तरह इंडियन ओशन होता, या वो गल्फ होता, या वो बे होता। अब उसने उसकी आइडेंटिटी अभी क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि ना वो सी है, ना वो ओशन है, ना वो गल्फ है, वो बे है। अब ये नाम तो है नहीं पानी का, मैंने अभी आपको बताया, तो यानी कि बे का कुछ तो मतलब होता होगा ज्योग्राफी के अंदर। जो बे होता है ना, ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है विच इज पार्शली सराउंडेड बाय लैंड, पार्शली। ये इसका थंब रूल है। दूसरा थंब रूल ये है, यहां पर एक कोस्ट लाइन होनी चाहिए जिसके तीन साइड लैंड हो, तीन साइड लैंड होना चाहिए। तीसरा रूल, गल्फ से छोटी होती है हमेशा बे। गल्फ बड़ा होता है, बे छोटा होता है, यही याद रखना। गल्फ बड़ा होता है,
बे छोटा होता है। अब अगर यहां पर गल्फ और बे की बात सिर्फ इसी के लिए चल रही है कि क्या कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, तो गल्फ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो बे होता है ना, यहां पर जब आपको लैंड जो तीनों साइड से जो ये सराउंडेड है, ये थोड़ा सा आपको जो हिस्सा दिखेगा वो ठीक दिखेगा। गल्फ एक लार्ज वाटर बॉडी तो होती है, लेकिन इसकी जो कोस्ट लाइन होती है ना, ये काफी ज्यादा इंडेंटेड होती है। हिस्सा तो काफी बड़ा है, लेकिन कोस्ट लाइन देखो, एक ये है बे की कोस्ट लाइन एंड एक ये है गल्फ की, कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़। लेकिन चाहे इसकी राउंडेड कोस्ट लाइन हो, अच्छी हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और गल्फ की हमेशा वैसे इंडेंटेड ही होती है। इंडेंटेड का मतलब होता है जिगजैग उबड़ खाबड़। ऐसी जगह पर हार्बरिंग बहुत अच्छी होती है। दे आर गुड फॉर हार्बर। शिप्स खड़े होते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, मछलियों का व्यापार बहुत ज्यादा फलता फूलता है यहां पर गल्फ में, दोनों में वैसे, बे में, लेकिन ज्यादातर जिसकी कोस्ट लाइन इंडेंटेड होती है। याद है ना, जैसे 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने, ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन वो हमेशा अच्छे हार्बर बनाते हैं। अच्छे रीजन्स होते हैं जहां पर हार्बर अच्छे बनते हैं। हार्बर मतलब बेसिकली पोर्ट्स, शिप जहां आकर मतलब बेसिकली ठहरते हैं। मछलियां काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, बिजनेस बहुत अच्छा पनपता है, इसलिए वहां पर कोस्ट लाइन बनती है। क्योंकि मछलियां फिर भागती नहीं है ना, देखो ना, यहां से तो मछलियां कहीं से भी कहीं चली जाएंगी, लेकिन यहां पर हमें पता है कि हालांकि हिस्से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इन्हीं कोनों के बीच में मिलेगी कहीं ना कहीं मछलियां। उनके पास भागने का स्कोप बहुत कम है ना। लेकिन मैं एक बार के लिए आपको ना पहले फोटो दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बे, ये देख रहे हो, सेम जो मैंने डायग्राम बनाया वैसे ही है कुछ, ये बे। अंदर से लैंड यहां पर इनवर्ट की तरफ कर्व कर जाता है, कर्व। इसकी तो कोस्ट लाइन बुरी नहीं दिख रही ना आपको, प्रॉपर कर्व दिख रही है। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा डायग्राम है, ये देखो, बिल्कुल सेमी सर्कुलर है कि नहीं है, देखो बन रखा चंदा मामा। ये अब बे में भी हार्बर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, देखो अच्छी जगह दिख रही है हार्बरिंग की। ये सेमी सर्कुलर यहां से होगा, हार्बर की अच्छी जगह दिख रही है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, बड़ा क्या होता है, बे के गल्फ। गल्फ अभी बताता हूं, लेकिन बे को और देख लो। ये देख रहे हो कितने सारे शिप्स वगैरह यहाँ खड़े हुए हैं, एंड ये देखो प्रॉपर तरीके से, यहाँ बेसिकली लैंड है ये। अब हम लोग बात करते हैं गल्फ की। गल्फ की कोस्ट लाइन काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ रहती है। ये देखो, यहां से ऐसे ऐसे पिन पॉइंटेड, फिर यहां थोड़ा सा मुड़ जाएगा, लेकिन फिर से दोबारा ऐसे, प्रॉपर तरीके से कर्व नहीं आ पा रहा है कि। लेकिन देखो, अब कर्व नहीं आ पा रहा तो एरिया भी तो बड़ा हो गया। ये देखो, यहां से लेकर इधर से लेकर, बल्कि एक्चुअली यहां से लेकर इतना होते 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 एरिया पूरा फैल रहा है। यहां पर तो ओपन ही हो गया पूरी तरीके से। यहां देखो, इधर पूरा का पूरा ओपन हो गया एरिया, आगे जाकर ये बहुत ओपन हो जाता है। ये देखो, यहां से मुड़ते 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 ये पूरा ओपन हो गया एरिया। ये होता है गल्फ। यहां देखो, इस जगह पर अगेन हार्बरिंग बहुत अच्छी होती है। एंड गल्फ और जो बे होते हैं, एक रूल सुन लो, गल्फ और जो बे होते हैं किसको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। देखो, एक बात समझ जाओ आंसर देने से पहले, वो सी का पार्ट तो खुद है ही, गल्फ और बे समुद्र का पार्ट तो खुद है ही। इसके बाद किसको ज्वाइन करेंगे वो बताओ, इनका संगम किसके साथ होता है, ओशन के साथ।
ठीक है। एंड सी और ओशन में डिफरेंस क्या होता है, क्या बताया था मैंने? बिल्कुल, लैंड विजिबल है ना जब तक, तब तक वो सी है, और जिस दिन लैंड गायब हो गया, मतलब जिस दिन कह रहा हूँ, मतलब जिस टाइम पर लैंड गायब हो गया नजरों के सामने से, आप समझ जाओ कि आप किसके अंदर एंटर कर गए, ओशन के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे, रिवर माउथ कंप्लीट हो गया, कोस्टल बेस जो है वो कंप्लीट हो गया, टाइडल मार्शेस। ठीक है, मार्श लैंड मैंने आपको बताया था जनरली जहां पर पानी रहता है वही है टाइडल मार्शेस। लेकिन टाइडल मार्शेस का आज मैं आपको एक और अच्छा मतलब बता देता हूं। लेट मी क्लियर दिस पेज, एक मिनट साफ करते हैं इस पेज को। अब देखो, ये जो टाइडल मार्शेस हैं, ये किस एरिया में अकर होती हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है। देखो, ये नॉर्मल मार्शलैंड नहीं होता। हम लोग बोलने को बोल देते हैं कि दलदली जमीन और वो करके, लेकिन जब आगे वर्ड ना टाइडल लिखा हो, टाइड्स अंदर तो आती नहीं है, कोस्ट लाइन की तरफ ही आती ना। टाइडल मार्शेस के बारे में एक थंब रूल ये याद रखना, नंबर 1, टाइडल मार्शेस ऑलवेज अकर अलोंग द शोर लाइन्स। मार्श तो वैसे कहीं भी हो सकता है ना, प्रधान ने मैंने बताया था ना, अंदर भी तो हो सकता है कंट्री के, लेकिन बस इसके आगे वर्ड जुड़ गया टाइडल मार्शेस। ये भी ऐसी जमीन है मतलब जो कि डूबी हुई है पानी के अंदर, पानी आ रहा है जा रहा है बार बार। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो नंबर 2 पॉइंट, ओशन या बेस या रिवर्स, अल्टीमेटली वो भी शोर लाइन के पास ही आ जाएंगी, और रिवर स्ट्रीम्स, दे मीट दी लैंड। इनका पानी, देखो रिवर है या फिर रिवर स्ट्रीम है, तो वो तो कोस्ट लाइन के किनारे तक, शोर लाइन तक आ जाएगा, तो यानी कि वो लैंड से तो टकरा ही रहा है। ओशन और बे का पानी लैंड की तरफ आता रहता है। बेस में ऐसा होता है ना, बंगाल की खाड़ी में जो भी प्रक्रिया होती है वो बंगाल को, ओडिशा को काफी हद तक प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज वगैरह। लेकिन हम यहां पर बड़े बड़े फिनोमेना को जानने के लिए नहीं बैठे, हम बस बेसिकली जानने के लिए बैठे हैं कि कोस्ट लाइन के किनारे, शोर लाइन के किनारे, ओशन बेस, रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह लैंड से लगातार टकराती रहती है इनका पानी। इसके बारे में एक खास बात ये होती है टाइडल मार्शेस के बारे में, रूल नंबर 3, इनका पानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है, इनका पानी सॉल्टी भी हो सकता है। अब क्योंकि वर्ड टाइडल लिखा हुआ है तो टाइड से कुछ ना कुछ लिंक होगा। यहां पर डेली बेसिस पर जो पानी है ना वो आता जाता रहता है, तो जमीन ना पूरी तरीके से कभी सूख पाती है ना पूरी तरीके से कभी भीग पाती है, वो दलदली हो जाती है, कीचड़ कीचड़ वाली हो जाती है। वाटर इज रेगुलरली पुश्ड इन एंड आउट बिकॉज ऑफ टाइड, बिकॉज ऑफ टाइड्स, इसलिए इसको टाइडल मार्शेस कहा जाता है। समझ में आया ये वाली बात बताऊं? बे गल्फ तो समझा दिया मैंने आपको, रिवर माउथ और जानते ही हो। हम लोग एस्चुरीज के एग्जांपल पढ़ रहे हैं सब। टाइडल मार्श समझ में आया? अरे ओशन का पानी भी तो देखो ना, जैसे एक तरीके से अगर हम उसको सी के कंसेप्ट को हटा दें, मतलब सी ओशन, जमीन से तो टकराते ही ना ये सब पानी पूरा का पूरा। तमिलनाडु को देख लो, इंडियन ओशन का पानी नहीं टकराता क्या वहां से? वहां पर तो कोई सी नहीं, डायरेक्टली इंडियन ओशन ही बोलते हैं हम लोग। जैसे तमिलनाडु को आप क्रॉस कर जाओ, पानी टकराता नहीं है क्या? वहां पर भी दलदली जमीन बनती है। एक पॉइंट था हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो अब पानी के अंदर डूब गया है। बताओ जरा कौन सा पॉइंट था वो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंदिरा पॉइंट। ये चीज है। आप में से कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, ठकुराइन आ गया ना समझ में? ओके। उसके बाद बात करते हैं लगून की। लगून में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, हालांकि इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम बहुत अलग से इसको देखेंगे। नीचे है टॉपिक इसका, हाँ ये देखो, डिफरेंस बिटवीन लगून एंड एस्चुरी। पहले एस्चुरी को समझते हैं, लेकिन क्योंकि एस्चुरी के एग्जाम्पल में लगून वर्ड यूज हुआ है तो लगून को एक बार छोटे एंगल से मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है,
ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेट होती है बाय अ नेचुरल बैरियर, बस ये याद रखना। ये एक वाटर बॉडी ही है, छोटी वाटर बॉडी है, स्मॉल वाटर बॉडी, जो कि लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट होती है। यहां पर एक नेचुरल तरीके से एक बैरियर होता है, एंड यहां होती है लार्ज वाटर बॉडी। लार्ज वाटर बॉडी याद रखना। लगून के अंदर एक रूल बता देता हूं। लगून के अंदर 99% केसेस के अंदर, 99, 100% कुछ भी नहीं होता ज्योग्राफी के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर सॉल्ट वाटर ही मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो नेचुरल बैरियर है ना, ये जो हमने बनाया था, ये नेचुरल बैरियर क्या होगा? ये नेचुरल बैरियर होगा या तो सैंड बैंक, मिट्टी के कुछ जो रेतीले बीच टाइप स्ट्रक्चर जो होंगे वो, या कोरल रीफ। यही बनाते हैं लगून। देखो इमेज देखो, क्लियर हो जाएगा। यहां पर दिख रहा है ना, ये एक छोटी वाटर बॉडी है, देख रहे हो ठकुराइन, छोटी सी वाटर बॉडी है। इतनी ज्यादा रेत है तो फ्रेश वाटर तो कह नहीं सकता श्रेया प्रतन्या, सॉल्ट वाटर ही कहूंगा। बड़ी वाटर बॉडी ओशन से मर्ज होने ही जा रही है बस, लेकिन इसको अलग किसने कर रखा है? ये सैंड बैंक ने, सैंड बैंक ने, राइट। यहां पर जो नेचुरल बैरियर्स होंगे अंदर पानी के अंदर, वो कुछ कोरल रीफ्स हो सकते हैं। इधर क्या है? अगेंस्ट सैंड बैंक है ये सारे के सारे। इधर भी सैंड बैंक है। यहां अंदर हो सकता है कोरल रीफ, सैंड बैंक तो कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर। ये है देखो, अंदर हो सकती है कोरल रीफ, ये इमेजिन कर लो, मतलब काइंड ऑफ, बस समझ जाओ इसको। समझ गए? समझ गए अच्छे से? हम्म। अब बात करते हैं डेल्टा की। ठीक है, ठाकुर क्लियर है ना? डेल्टा के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी एक चीज बोली थी प्रधन्या के, जो एस्चुरीज हैं वो कुल मिलाकर डेल्टा ही हैं, है ना? डेल्टा क्या होता है अभी बताता हूं। ये एक वो जगह होती है जहां पर जो रिवर होती है ना, वो सेवरल स्मॉलर रिवर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। नदी में नदी कह रहा हूं, सॉरी, नदी तो वो खुद है, रिवर। सी में गिरने से पहले देखो, जब नदी जो है वो बर्थ लेती है ना पहाड़ों से, जैसी नदी बॉर्न होती है, पहली बात तो ये है कि वो नदी कभी होती ही नहीं है। रिवर तो, रिवर की डेफिनेशन, रिवर तो कभी होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। सबसे पहले जब पहाड़ों से आकर ये नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम। जैसी जब ये आगे बढ़ती है, मेरी बात ध्यान से समझना, जैसी जब ये आगे बढ़ती है, नंबर ऑफ रिवर्स इसको ज्वाइन करने चली आती हैं, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रीम, सॉरी, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इसको ज्वाइन करने चली आती हैं। जैसे ही 2 का साथ या 3 का साथ इसको मिलता है, इमीडिएटली इस संगम वाले पॉइंट पर इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? रिवर। एंड जिसने इनको ज्वाइन करा था, इनको क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी। पंजाब की लड़की बता सकती है सिर्फ ये, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज।
रवि, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, अरेंडस, इसी के किनारे हाँ इसी के किनारे बचपन काटा था तुम लोगों ने अपना, है ना, गन्ने के खेत, लौंडेला पाड़े। तो तो ये स्ट्रीम बह रही है। नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करा, हम प्रधान्य को नाम दे देते हैं ट्रिब्यूटरी 1 और ट्रिब्यूटरी 2, दो ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करा एंड रिवर्स मस्त तरीके से आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। रिवर्स किसके पास जाना चाह रही है? रिवर का एंड क्या होता है? सी। लेकिन यहां पर आएगी कोस्ट लाइन सबसे पहले, इस जगह पर। एंड जब ये कोस्ट लाइन आएगी ना, सी की तरफ जाने से पहले ऐसा तो नहीं होगा ना, ज्योग्राफी में ऐसा होता है क्या प्रतन्या कि जैसे ही इसको क्रॉस करा कोस्ट लाइन को इमीडिएटली हम सी के अंदर एंटर कर गए? ऐसा तो नहीं होता। कुछ एक पॉइंट तो होगा ना ट्रांजिशन का जोन के, अब चीजें चेंज होने लगी हैं, सी के अंदर मर्ज होने वाली है, ये उससे पहले ना डिवाइड हो जाएगी। ट्रिब्यूटरीज तो वो होती हैं जो कि स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं। रिवर जब डिवाइड होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। इनका डिवीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड फाइनली ये एक सिंगल रिवर ऐसी तरीके से, क्या मैं ये कह सकता हूं ये मुझे एक प्रॉपर तरीके से एक फैन लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, या ट्राइंगुलर शेप लग रही है कि नहीं लग रही है? अब यहां पर जब ये लैंड की तरफ ऐसे डिवाइड होता है तब हम इसको क्या कहेंगे? लैंड की तरफ जब ये यहाँ पर डिवाइड होता है तब हम इसको क्या कहेंगे? ये मतलब किसके डिपॉजिट्स हैं? सेडिमेंट्स है कि नहीं है यहाँ पर? बताओ। नदी जो पूरी जर्नी में अपने साथ लेकर आई थी यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी। अब इस जगह पर, यहां पर तो है सी, इधर है सी। हम लोग अभी तक इसको क्या बोल रहे थे जब ये सी में मिक्स होने वाली है नदी, विदाउट मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटरी, क्या बोल रहे थे? एस्चुरी, है ना। ये डेल्टा एक प्रकार से एस्चुरी ही है, लेकिन डेल्टा में हम लोग मेजरली इस वाले हिस्से पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये वाले। और इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा के कंटेक्स्ट में एक नाम यूज करते हैं हम लोग, एलुवियल फैन डिपॉजिट्स ऑफ, अभी क्योंकि एलुवियल वर्ड आई गया है, ऑफ सेडिमेंट्स, ये होता है डेल्टा। तो डेल्टा एक्चुअली क्या है? एक तरीके से क्या है डेल्टा? डेल्टा एक प्रकार में अपने आप में वेटलैंड्स ही हैं, वेटलैंड्स ही हैं डेल्टा, याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एस्चुरीज ही हैं। ब्रॉडर इनकी अम्ब्रेला टर्म एस्चुरी है। डेल्टा मैंने बोल दिया ना, देखो इसलिए तो ब्लैक कलर से मेरा हिस्सा बनाया, मैंने बोला ना कि एस्चुरी के अंदर बेसिकली हम लोग ब्रॉडर चीज पे फोकस करते हैं, लेकिन डेल्टा के अंदर सिर्फ इस एलुवियल फैन पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, क्योंकि बस एस्चुरी की डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड खा लिया जाता है, डेल्टा में वो चीज निखर निखर कर बाहर आती है। और ये कैसे फॉर्म होता है? जैसे रिवर अपने आप को एम्प्टी करती है ना, सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है ओशन या सी में मिक्स होने से पहले, वो बनता है डेल्टा। डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप फैन लाइक एलुवियल सेडिमेंट्स का डिपॉजिट स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा देख लो, सेम ही दिखेगा आपको डायग्राम में, सूरी जैसा कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन डालूंगा अब मैं यहाँ पर सर्च उसमें डेल्टा। ये देखो सेम डायग्राम आया कि नहीं आया सर्च करने में? बताओ, मैंने कुछ एडिशनल सर्च करा क्या? लेकिन यहाँ देखो नदी है, डिवाइड होकर जा रही है, ये तो एस्चुरी है एक तरीके से, क्योंकि देखो ना एस्चुरी के एग्जाम्पल में ही आता है डेल्टा।
अब यहाँ पर जाकर ये जो एक सिंगल नदी चली आ रही थी, जो डिवाइड हो गई पेड़ की तरह, ये जो ब्रांचेस इसकी दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। अब सी एकदम से तो नहीं दिख रही मुझे, कीचड़ कीचड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है काफी दूर तक, तो है ना। अब ये फैन नहीं बन गया पूरा का पूरा, देखना जरा, ट्रायंगुलर शेप का फैन नहीं बन गया, बना। ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो फैन बन गया डिपॉजिट, इसको मैं दिखा देता हूं आपको एक डायग्राम लेकर। ये देखो, एक रिवर आ रही थी, ब्रांच आउट हो गई, कितनी सारी डिविजन उसकी हो गई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, एंड इस जगह पर सी पे मिक्स होने से पहले उसने यहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा सेडिमेंट डिपॉजिट करे। ये है डेल्टा, ये है डेल्टा, ठीक है, समझ गए? जैसा कि आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक कीचड़ दिख रहा है, या इधर देख लो, ये भी अच्छा है। आप इतने हिस्से को क्या कहोगे? पूरा का पूरा एस्चुरीज ही कहोगे, वैसे तो डेल्टा ही है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या टर्म यूज़ कर रहे हो, लेकिन बस ये देख रहे हो एक सिंगल रिवर है, देखो पीछे से देख लो, एक सिंगल रिवर आ रही थी, यहाँ पर जा रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद कितनी सारी ब्रांचेस इसकी देखो डिवाइड हो गई, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते देखो कितनी सारी ब्रांचेस डिवाइड हो गई। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हो, कीचड़ वाला कर दिया, आधा सूखा है आधा गीला है, ये ज़्यादा गीला है, ये कम गीला है, ये उससे भी कम गीला है, लेकिन नदी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करने की वजह से, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा। समझ में आया? एक एक टर्म देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। अगेन इस पेज को क्लियर करते हैं ज़रा। तो ये हमने सारे के सारे एग्जाम्पल कवर करे, रिवर माउथ, कोस्टल बेस, टाइडल मार्शेस, लगून्स एंड डेल्टास, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एस्चुरीज के। ये याद रखना। एस्चुरीज फॉर्म कैसे होती हैं? मतलब वही जैसे हमने अभी डेल्टा देखा, वही ट्रू फॉर्म में एस्चुरी था, वैसे तो ये फॉर्म कैसे होता है? सी लेवल के राइज होने की वजह से फॉर्म होता है। क्यों? जैसे ही वो सी लेवल राइज होगा, समुद्र का पानी जो है वो बढ़ा, लैंड की तरफ आके टकराएगा, मिट्टी को आगे पीछे जो है वो धक्का देगा, पुश करेगा, पानी फिर समुद्र की तरफ वापस रिट्रीट करेगा, तो मिट्टी उसके साथ साथ जाएगी। यानी कि जो सेडिमेंट्स की की पूरी जो मूवमेंट होगी, जैसा कि अभी मैंने आपको इस वाले डायग्राम के अंदर दिखाया ना, मैं यही बोलना चाह रहा था इससे। ये वाला डायग्राम की तरफ देखो जरा, कहाँ गया? नहीं इधर था ना। ये वाला ध्यान से देखना जरा इसको। सी लेवल यहाँ पर बहुत पास है, ये ज़्यादा गीला है ना, ज़्यादा ब्राउनिश है, ये उससे कम ब्राउनिश, एंड ये उससे कम ब्राउनिश। अब जस्टिफाई हो गया ये सी लेवल के राइज होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद सैंड और सैंड बार की मूवमेंट की वजह से, सैंड जब मूव करे, सैंड बार मूव करे। सैंड बार को समझाने से पहले एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा, सैंड बैंक। सैंड बैंक कुछ नहीं होता, ये जितने हैवी नाम दिख रहे हैं उतने इजी है। समुद्र या नदी के किनारे जब सैंड जो डिपॉजिट होती है एक शैलो एरिया के अंदर, शैलो एरिया मतलब इसलिए बोला जाता है कि ऐसा नहीं होता कि वो जो रेत डिपॉजिट हुई है बेसिकली सेडिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन इनका डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा शैलो नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि आपने पैर रखा और आप धंसते चले गए वहाँ पर, ऐसा नहीं होता। और ये ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ये जो रेत है बड़े सालों से कलेक्ट हो रही थी, बार बार होते 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 एक पूरे का पूरा टीला बन गया, ऐसा भी नहीं होता कि हिल बन जाएगा कभी ये। इसलिए इसको बोला जाता है शैलो एरिया के अंदर जो फॉर्म होता है वो होता है सैंड बैंक। जब ये सैंड बैंक एक नैरो
नैरो पट्टी हो पूरी की पूरी, मतलब ये रेत की पूरी पट्टी एक नैरो तरीके से आ रही है, ठीक है, नैरो तरीके से आ रही है, लेकिन काफ़ी लंबे हिस्से तक फैली हुई है ये, काफ़ी लंबे हिस्से तक। लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रेच जो होती है सैंड बैंक की, ठीक है, रिवर के माउथ तक जाते जाते, तो इस ये सेम बन जाती है, ये सेम सैंड बैंक जब सैंड बैंक लंबे स्ट्रेच ऑफ पूरे का पूरा एरिया तक कवर होता है, तो ये बन जाता है सैंड बार। सबसे पहले सैंड बैंक देखो, ये सैंड बैंक अभी के लिए इतने हिस्से को मान लो कि ये सैंड बैंक, लेकिन ये देख रहे हो काफ़ी नहीं फैला हुआ है, कितने किलोमीटर तक, ये देखो पूरे के पूरे हिस्से तक फैला हुआ है। तो आप इसको क्या कहोगे, एक लंबी स्ट्रेच ऑफ टाइम उस तक बन गए सैंड बार, ये होता है। नैरो स्ट्रिप है लेकिन काफ़ी लंबी स्ट्रिप है, देख रहे हो, इधर देखो, यहाँ देखो, है ना, नैरो तो है लेकिन कितनी लंबी है, सेम वैसी ना जैसे मैंने बनाया ये होता है सैंड बार। तो एस्चुरीज फॉर्म होते हैं सी लेवल में राइज होने की वजह से, सैंड और सैंड बार या सैंड बैंक की मूवमेंट की वजह से, ग्लेशियर प्रोसेस से भी हो सकते हैं। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो नदी बनेगी, नदी आगे ट्रैवल करेगी, रिवर माउथ तक जाएगी, तो अल्टीमेटली एस्चुरीज तो फॉर्म होनी है। और किसी किसी जगह पर धरती के नीचे अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। अब देखो, सारे के सारे जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं एस्चुरीज में, उनमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर प्लांट की कोई वैरायटी मिल रही है तो सारी की सारी वैरायटी मिलेगी, एनिमल्स की किसी स्पीशीज की कोई वैरायटी मिल रही है तो हर एक एनिमल यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उन सब में वेरिएशन देखने को मिलती है कि वो खारे पानी वाले एनवायरनमेंट में कितना सर्वाइव कर सकते हैं, उनका जीवन क्या खारे पानी में चल सकता है कि नहीं चल सकता। अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये चीज़ डिपेंड करती है उनकी एक एडेप्टेशन पावर पर, और उस एडेप्टेशन पावर को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, के सेलिनिटी कितना झेल सकती है उनकी बॉडी, उन प्लांट्स की और एनिमल्स की। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बता देता हूं आपको यहां पर, वैसे तो आपको पता लग ही गया है कि सेलिनिटी से कितना अडेप्ट होना, लेकिन सिर्फ ये मतलब नहीं होता ऑस्मो रेगुलेशन का, मैं पूरी बात करके बताता हूं आपको। ऑस्मो रेगुलेशन में सबसे बड़ी बात तो ये होती है, नंबर 1 ध्यान से सुनना, समझना इसको। जब कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो अपना इंटरनल बैलेंस कितना मेंटेन कर पा रहा है, अब इंटरनल बैलेंस जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस, किसके बीच में है? ये बैलेंस हमेशा दो चीजों के बीच में तो होता ही है मिनिमम, एक पानी के बीच में एंड दूसरा डिजॉल्व मटेरियल्स के बीच में। डिजॉल्व मटेरियल्स के बीच में, रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरण की परिस्थिति कुछ भी हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी एडेप्टेशन पावर होनी चाहिए कि वो अपने शरीर में पानी और डिजॉल्व मटेरियल्स का बैलेंस रखे। इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो जो एनिमल्स फ्लोरा एंड फॉना स्पीशीज से अडेप्ट कर लेते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। एस्चुरीज ना काफी ज्यादा टाइड्स की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं, टाइडल एक्शन की वजह से। टाइड्स जब आती हैं, पानी जो है वो कोस्ट लाइन तक आएगा। अब ये एस्चुरीज के अंदर सेडिमेंट डिपॉजिट है, दे आर पीरियोडिकली वॉश्ड अवे बाय सी वाटर
दिन में 1 से 2 बार डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइड्स। कुछ कुछ जो नैरो एस्चुरीज होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया तक फैली रखी हैं, पतली सी हैं, जिनकी लाइन एक पतली सी है पूरी की पूरी, यहाँ पर एक इवेंट, एक टाइडल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से नैरो एस्चुरीज जो होते हैं हल्का फुल्का जो उनमें सेडिमेंट्स होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। उस इवेंट को दोस्तों हम लोग कहते हैं टाइडल बोर्स। टाइडल बोर बेसिकली ना, ये एक नॉर्मल टाइड नहीं होती है। नंबर 1 पॉइंट सुनो टाइडल बोर के बारे में, ये एक स्ट्रॉन्ग टाइड होती है। टाइड जानते हो ना सब ठकुराइन, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, जिसकी वजह से होता है जब, और ये प्रक्रिया होती है बेसिकली अर्थ मून और सन के उसमें आ जाने से एक लाइन में, या फिर कौन किसके आगे कौन किसके पीछे। टाइडल बोर एक टाइडल फिनोमेना होता है। अब इसको ध्यान से समझना, ये एक स्ट्रॉन्ग टाइड होती है जो कि रिवर को पुश कर देती है। पुशेस रिवर अगेंस्ट इट्स करंट। रिवर मूव क्यों करती है? करंट होता है ना उनके अंदर, मतलब करंट बिजली वाला करंट नहीं, वाटर करंट होता है ना। अब रिवर देखो क्या होता है, रिवर कहां से आ रही है? लैंड से आ रही है। ये टाइड कहां पैदा होंगी? सी में। पहले पहले ये वाली बात मुझे बता दो, क्या मैंने सही बोला गलत बोला? रिवर लैंड से आ रही है, टाइड सी में बॉर्न होंगी, बताओ सही है। यहां से आ रही है रिवर, सॉरी यहां से आ रही है टाइड्स, लैंड की तरफ से आ रही है रिवर। अब टाइडल बोर क्या होता है, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स के साथ चली आती है वाली टाइड्स, इसलिए मैं रिवर के लिए सिर्फ एक एरो बना रहा हूं, इनके लिए 3 एरो बना रहा हूं। अब रिवर जो सी की तरफ मूव कर रही है, डेफिनेटली उसके पीछे एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, वाटर करंट। ये टाइडल बोर्ड जो होते हैं, ये एक ऐसी टाइड होती है, ऐसी स्ट्रॉन्ग टाइड होती है जो कि इतनी एनर्जाइज वे में ट्रैवल करती है कि लैंड से आ रही हुई रिवर के पानी को उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है, एंड रिवर जहां तक मूव करना चाहती है उसके अस्तित्व को बीच में ही खत्म कर देती है। ये हाई टाइड, ये स्ट्रॉन्ग टाइड, सॉरी, कुछ ऐसे। इसकी इमेज तो नॉर्मल सी होती है, टाइडल बोर। आप पहले यहां से समझ जाओ इसको। ध्यान से देखना, लैंड की तरफ से रिवर आ रही है, समुद्र में टाइड हो रही है, टाइड आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग टाइड जो है ये एक वेव्स और रिपल्स बनाएगी। नदी आगे इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि उसके अंदर रिवर करंट था या वाटर करंट था। जैसे इनका संगम होता है, नदी पीछे की तरफ हल्की सी खिसक जाती है, मतलब नदी वाला जो पानी होता है वो पीछे खिसक जाता है, हावी सिर्फ टाइड वाला पानी होता है। कुल मिलाकर ऐसे देख रहे हो, डिफरेंस सिर्फ ये होता है, ये टाइडल बोर है, पता कैसे लगेगा? नदी का पानी यहां तक रह गया, ये टाइडल बोर मतलब इधर से आता हुआ पानी ये नदी के ऊपर चढ़ा हुआ है, देख रहे हो? इसकी लेयर मोटी है कि नहीं है? है मोटी। यहां नदी का पानी है, यहां टाइड का पानी है, ये मोटी लेयर है, इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इसके ऊपर। जब भी ऐसा कभी आप प्रक्रिया देखो जो कि अक्सर बीच पे देखने को मिलती है, समझ जाना टाइडल बोर है जो कि नदी के पानी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसके ऊपर हावी हो गया है। एंड ये जो टाइडल बोर्ड्स होते हैं ना, ये एस्चुरीन इकोलॉजी को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे क्यों। अंदर यहां पर फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर होगा,
ये टाइड्स जो सी से उठे हैं डेफिनेटली सॉल्ट वाटर होगा इनके अंदर। अब जब ये नदी को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो ज़्यादा आगे तक सॉल्ट वाटर कंटेंट नहीं फैल जाएगा, बताना ज़रा। ज़्यादा आगे तक सॉल्ट वाटर कंटेंट फैल जाएगा, एंड हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा आगे तक कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि सॉल्ट वाटर के लिए वो नहीं होंगे, टॉलरेट नहीं कर सकते सॉल्ट कंटेंट को इतना ज़्यादा। एंड जब वो टॉलरेट नहीं कर सकते सॉल्ट कंटेंट को इतना ज़्यादा और ये पानी आगे बढ़ता चलेगा अपनी खारेपन को साथ लेता हुआ लैंड की तरफ भगता हुआ, तो क्या होगा उससे? अल्टीमेटली अफेक्ट होगी कि नहीं होगी इकोलॉजी वहाँ की। एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सेडिमेंट्स बहुत सारे हों, ये वहीं के वहीं धो दे उनको पूरा का पूरा ख़त्म कर दे, क्योंकि टाइडल बोर तो ऐसा है ना कि स्ट्रॉन्ग टाइड्स आ रही हैं, पानी की गश जो होगी एकदम से बहेगी, रिवर को पीछे धकेल देगी, ये चीज़ है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि एस्चुरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।